हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको यूपीपीसीएल में यूपीपीसीएल TG2 2021 का जो पेपर आया था उसके मैंने आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो कि मैंने पार्ट ए में बनाया था। आज हम उसी का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। उसी पेपर के आगे के 50 से लेकर 98 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट बी कहलाएगा। और तीसरे वीडियो में मैं हम आप 98 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन जो है पार्ट सी में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केबल को बिछाते समय न्यूनतम बेडिंग त्रिज्या होनी चाहिए, जहां डी क्या है, केबल का व्यास है। तो पहला आंसर दिया है 18D, दूसरा दिया है 3D, तीसरा दिया 12D और चौथा दिया है 6D। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 12D होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग मैट का उद्देश्य क्या है? निम्न प्रदोषी धारा पर कार्य करना, संपूर्ण ग्राइंडिंग प्रतिरोध को कम करना, एकल राड के साथ बनाना, भू विभव बढ़ाना। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, जो हम अर्थिंग मैट यूज़ करते हैं ये क्या करता है, जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है, बच्चों उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्राउंड में करंट जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट जो होती है आसानी से ग्राउंड में फ्लो हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग झटके से बच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों की स्थापना के समय फ्यूज को हमेशा किससे जोड़ा जाता है? ठीक है, अर्थ वायर की श्रृंखला में, फेज केबल की श्रृंखला में, निष्क्रिय केबल से श्रृंखला क्रम में, फेज केबल के समांतर में। देखिए क्या होता है कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज को हमेशा हम क्या करते हैं, फेज के सीरीज में जोड़ते हैं, फेज केबल के सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है बच्चों, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया जो सीरीज होता है, सीरीज कनेक्शन, उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब फॉल्ट वॉल्ट होता है तो उसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी लॉसेज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट के बाद क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो उसको सर्किट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। क्या है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, और इसकी रेटिंग क्या होती है, एम्पियर में होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसकी रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में होती है। तो जो हम लोग फ्यूज क्या करते हैं कि फेज के सीरीज में हमेशा यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल कला के संयोजित, संतुलित या असंतुलित भार में विद्युत शक्ति का मापन करना डैश डैश संभव है? 3 वाट विधि, 1 वाट, 2 वाट विधि और 1 वाट विधि और 4 वाट विधि। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा बोल रहा है, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में हम लोग क्या करेंगे, 1 वाट विधि का प्रयोग करेंगे। अगर 3 फेज की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 वाट विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर सब सर्किट के प्रत्येक पथ में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो बच्चों क्या हो सकते हैं, 2 आउटलेट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये अन्य पेपर में भी आ सकता है। फिलहाल ये UPPCL TG2 के 2021 पेपर में आया है। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे आपकी TG2 की तैयारी हो सके और आप सेलेक्ट हो जाएं। चलिए देखते हैं DC जनरेटर के इंटरपोल फील्ड कॉइल को कैसे संयोजित किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर में, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, फील्ड वाइंडिंग के साथ समांतर में। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। आर्मेचर वाइंडिंग के क्या करते हैं हम? साथ श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं। इंटरपोल फील्ड कॉइल जो होती है उसको आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शक्ति जो परिपथ में दोनों दिशाओं मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में गति करती कहलाती है। एक्टिव पावर कहलाती है, रिएक्टिव पावर कहलाती है, अपरेंट पावर कहलाती है, कॉम्प्लेक्स पावर कहलाती है। तो बच्चों को क्या कहलाती है? रिएक्टिव पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? रिएक्टिव पावर। ठीक है, चलिए एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर का फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्टिव पावर जो होती है इसको हम लोग रियल पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है VI cos phi। और जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो होती है VI sin phi। और जो आपकी जो अपरेंट पावर होती है वो क्या होती है? VI होती है। ठीक बच्चों, और जो आपकी अपरेंट पावर होती है बच्चों, ये भी आपको जानना चाहिए। अपरेंट पावर जो होती है ये क्या होती है? रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस एक्टिव पावर का होल स्क्वायर के बराबर होती है। अपरेंट पावर का स्क्वायर जो होता है रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के और एक्टिव पावर के स्क्वायर के बराबर होता है। या अगर निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? अपरेंट पावर जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी रूट टाइम्स, ये हो जाएगी आपकी रियल पावर, मतलब VI cos phi होल स्क्वायर प्लस VI sin phi होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम VI कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा? अपरेंट पावर आपकी VI हो जाएगी। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट लाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, होम में किया जाता है, घर में किया जाता है, रोड लाइट में किया जाता है, थिएटर में किया जाता है, बगीचे में किया जाता है। तो स्पॉट लाइट का प्रयोग हम लोग थिएटर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल मध्यम वोल्टा लाइन के कॉर्नर पोल्स पर किस प्रकार का इंसुलेटर समानतः टर्मिनेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? पिन टाइप, डिस्क टाइप, स्टेट टाइप, साइकिल टाइप। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? साइकिल टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉगिंग ऑपरेशन को और क्या कहा जाता है? ब्रेकिंग कहा जाता है, इंचिंग कहा जाता है, रनिंग कहा जाता है, ट्रिपिंग कहा जाता है। तो बच्चे क्या कहते हैं? इंचिंग कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? प्लेट की सामग्री, प्लेट की वोल्टेज, प्लेट की क्षेत्रफल, प्लेट की ध्रुवीयता। तो देखिए अगर हम कैपेसिटेंस देखें संधारित्र का, ये होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चला? इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि जो आपका कैपेसिटेंस है C है वो क्या है? एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? एरिया के प्लेट के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो और अगर आपसे पूछा जाए इन्वर्सली किसके होता है, ये तो इनके प्लेटों के बीच की दूरी के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार डिश धारा आपूर्ति के धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तार का रंग डैश डैश, रंग कोड डैश डैश होता है। लाल होता है, नीला होता है, काला होता है। लाल होता है, काला होता है, हरा होता है। लाल होता है, भूरा होता है, काला होता है। लाल होता है, पीला होता है और हरा होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है, लाल, काला, हरा। देखिए 3 फेज होते हैं, RYB, तीनों फेज का भी बता देते हैं आपको, न्यूट्रल और उसका भी बता देते हैं, और N और ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए अगर आपका R फेज है तो इसके लिए वायर यूज करेंगे हम लोग रेड। अगर आपका पीला फेज है, सेकंड फेज है, ठीक है, देखिए 3 फेज को हम RYB कहते हैं, तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा कलर? येलो होगा, और थर्ड वाले के लिए ब्लू होगा। और ये जो होता है ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए ब्लैक हम लोग यूज करते हैं, निगेटिव। और ये जो होता है G मतलब ग्रीन, जो क्या होता है ग्राउंडिंग में यूज होता है। ठीक बच्चों, सुन में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर लगे ड्रम के आकार की संरचना जिसमें तेल के स्तर का संकेत दिखता है क्या कहलाता है? ब्रीदर कहलाता है, एक्सप्लेशन प्लेट कहलाती है, कंजर्वेटर कहलाता है, बुको रिले कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है? कंजर्वेटर टैंक कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS के मानक के अनुसार बिजली और पंखों में उप परिपथ का अधिकतम भार डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। 800 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, 1500 वाट। तो बच्चों क्या होना चाहिए? 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। DC मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा प्रचालन बढ़ता है? चालकों की संख्या, क्षेत्र अभिवाह, मशीन ध्रुव, EMF। ठीक है, तो देखिए जो बैक EMF का फॉर्मूला क्या होता है? EB इज इन इक्वल टू फाई PNZ अपॉन 60A। ठीक बच्चों, तो जो आपका PZ अपॉन 60A होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो EB इज इन इक्वल टू क्या होगा? K टाइम्स N फाई होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहां से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है कि EB क्या होगा? अगर हम यहां से N की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? EB बाई फाई होगा। तो यहां से ये पता चल रहा है बच्चों, आपको यहां से ये पता चलेगा कि N जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बैक EMF के, और जो स्पीड होगी मोटर की वो क्या होगी? फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और कुछ बातें और भी जान लीजिए, फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर होगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इससे आपने देखा कि N जो होगा EB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बच्चों क्या होगा? 1/5 होगा, 1/5 होगा। यहाँ लिख देता हूँ, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 5। और जो 5 होता है बच्चों, ये क्या होता है? करंट, आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से भी आपको रिलेशन मिलेगा, N इज इक्वल टू 1/IA। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश का संपर्क अनुप्रयुक्त हो तो उभय धारा मोटर में है, तो कैसी त्रुटि होगी? मोटर से गुंजन की ध्वनि आएगी, मतलब हमिंग की ध्वनि आएगी। मोटर शुरू नहीं होगी, मोटर से मनुष्य को झटका लगेगा,
मोटर से बलागुण का उत्पादन नहीं होगा। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोटर से हमिंग की ध्वनि आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप से भू से तुरंत डिस्चार्ज के लिए वैद्युत अर्थिंग में किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वायर विद लो कंडक्टेंस, वायर विद लो रेजिस्टेंस, वायर विद हाई रेजिस्टेंस, वायर विद हाई रेजिस्टिविटी। तो बच्चों हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो आपकी फाल्टी करंट है वो क्या हो जाएगी? ग्राउंड हो जाएगी, जिससे आपको झटका नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग ये भी जान लीजिए, जो हम लोग अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं वो क्या करते हैं? झटके से बचने के लिए, इलेक्ट्रिकल झटके, मतलब अगर मान लीजिए कोई सर्किट में फॉल्ट आ गई जिसके कारण क्या होता है? करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा? हमको दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ, या हमको झटका लग सकता है। उस झटके से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग यूज़ करते हैं। अर्थिंग यूज़ करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा करंट होती है वो क्या होती है? ग्राउंड हो जाती है। और अर्थ का जो वायर होना, जो वायर यूज़ करेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायस के अनुसार किसी भी इंस्टॉलेशन में अधिकतम धारा लीकेज की स्वीकार्य सीमा कितनी है? पूर्ण लोड का करंट का 1/250, पूर्ण लोड करंट का 1/3500, पूर्ण लोड करंट का 1/150, पूर्ण लोड करंट का 1/5000। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक पूर्ण लोड करंट का 1/5000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच हॉर्केस्ट्रेटर द्वारा किस प्रकार का केबल सबसे पहले डिजाइन किया गया? PILC केबल, प्रेशर केबल, एच टाइप केबल, बेल्टेड केबल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एच टाइप केबल का पहले क्या किया गया? डिजाइन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की तुलना में SF6 गैस की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है? वायु की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक, वायु की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक, वायु की तुलना में 1 से 2 गुना अधिक, वायु की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वायु की तुलना में 2 से 3 अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर गुणांक पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? 0 होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, यूनिटी होता है। तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है? जब अधिकतम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? यूनिटी होती है। पावर फैक्टर की 3 कंडीशन होती है। पावर फैक्टर की बच्चों 3 कंडीशन होती है। एक होती है आपका रेजिस्टेंस में, दूसरा होता है इंडक्टेंस में, और तीसरी होती है कैपेसिटेंस में। रेजिस्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज और करंट। ठीक, वोल्टेज और करंट क्या होती हैं? एक ही फेज में होते हैं, जिसके कारण जो पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। इंडक्टर के केस में क्या होता है? इंडक्टेंस या इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? लैगिंग होती है। क्या होती है? लैगिंग होती है। और जब कैपेसिटेंस के केस में आते हैं, यहाँ पे क्या होता है? करंट आपकी आगे चलती है और वोल्टेज आपका 90 डिग्री पीछे होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? लीडिंग होती है। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में करते हैं। ठीक है, अगर पावर फैक्टर अच्छा होगा तो बहुत से फ़ायदे हैं। क्या होगा कि मशीन की दक्षता अच्छी होगी, ठीक है, अच्छी तरह वर्क करेगी। तो हम लोग इसीलिए कैपेसिटर का प्रयोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, पूछा भी गया है कई बार, कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है,
इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो बच्चों ये भी समझ लीजिए, सिंक्रोनस मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। और इसका पावर फैक्टर क्या होता है? लगभग 1 होता है। इसका पावर फैक्टर क्या होता है? लगभग एक होता है, यूनिटी होता है। और ये क्या करती है? ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरमीडिएट स्विच स्टेपर केस वायरिंग में प्रयोग किया जाता है, जहां एक लैंप डैश डैश से नियंत्रित किया जाता है, 1 प्लेस से, 2 प्लेस से, 3 या मोर और एनी प्लेस। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, जो इंटरमीडिएट स्विच होता है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक जगह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 3 एंड मोर प्लसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रत्यावर्तकों के तुल्यांकन के लिए मुख्य टर्म है, मतलब मुख्य शर्त है, सिंक्रोनाइजेशन पूछ रहा है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर्स में आया है, चाहे आपका यूपीपीसीएल में तो आया ही, आप देख रहे हैं, यूपी आर्मिनल में भी आया है, रेलवे में भी आया है, डीआरडीओ में भी आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस क्या होगा? सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम, मतलब सेम फेज में होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी एंड लोड मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी और लोड सेम होना चाहिए। स्पीड और लोड मस्ट बी सेम, स्पीड और लोड जो है सेम होना चाहिए। द स्पीड एंड एक्साइटिंग वोल्टेज मस्ट बी सेम, स्पीड और एक्साइटिंग वोल्टेज भी क्या होना? सेम होना चाहिए। तो बच्चों आपका जो पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है, ये सभी के लिए होता है लगभग। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम फेज में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मापक उपकरणों के स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में स्प्रिंग के तंतु किसके बने होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। टंगस्टन का बना होता है, फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है, जिंक का बना होता है, तांबे का। तो किसका बना होता है बच्चों? फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अर्धचालक के रूप में जाना जाता है? पी टाइप, इंट्रिंसिक टाइप, एक्सट्रिंसिक टाइप, एन टाइप। तो बच्चों क्या होता है जो इंसेंट्रिक्स होता है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक जो ये होता है, ये क्या होता है बच्चों? क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये क्या होता है? ये बच्चों क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। मतलब इसके जो कह सकते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े होते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ये प्योर होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? प्योर होते हैं। और जो आपका एक्सट्रिंसिक होता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक, ये क्या होता है? इसमें डोपिंग की जाती है। इसमें क्या आती है? डोपिंग। डोपिंग जो होती है बच्चों 2 प्रकार की होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक, ट्राइवेलेंट जब करते हैं डोपिंग तो क्या बनता है आपका? पी टाइप बनता है। और जब पेंटावेलेंट करते हैं तो एन टाइप बनता है। पी टाइप में क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं आपके? मेजॉरिटी मतलब जिनकी ज़्यादा संख्या होती है, मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और माइनॉरिटी क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और बात करें अगर हम एन टाइप की, एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में पेंटावेलेंट मिलाए जाते हैं। ठीक, पेंटावेलेंट मिलाए जाते हैं। और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? सॉरी, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं बच्चों? होल्स होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप में होल्स होते हैं।
देखिए पहले अभी मैं इसको फिर से बता देता हूँ। एन टाइप में क्या होते हैं, पेंटावेलेंट मिलाए जाते हैं। ठीक, पेंटावेलेंट में क्या होगा, एग्जाम्पल आपका हो गया फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, इनमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और माइनॉरिटी आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम पी टाइप में। पी टाइप में क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट मिलाए जाते हैं। ठीक, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं इसमें, आस में इसमें होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर में की वैलेंसी क्या होती है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना होता है वैलेंसी जो इनकी होती है वो होती है 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न और मध्यम वोल्टेज और इस नियंत्रक केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होगी, 1 मीटर होगी, 0.75 मीटर होगी, 1.5 मीटर होगी, 2 मीटर होगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0.75 मीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाग स्टीम पावर जनरेटर का नहीं है, इकोमनाइजर होता है, बॉयलर होता है, वाटर टरबाइन होता है, सुपर हीटर। तो देखिए इकोमनाइजर भी होता है, बॉयलर भी होता है, सुपर हीटर भी होता है, वाटर टरबाइन नहीं होता है। तो वाटर टरबाइन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार अर्थिंग प्रणाली की डिजाइन, स्थापना और गणना के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, IS 3043, IS 4251, IS 3320, IS 2845। तो बच्चों आंसर क्या है पहले आपका, बिल्कुल सही है, IS 3043। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ वर्ग ई विद्युत रोधन से संबंधित है, सिल्क, सिलिकॉन, माइका, लेदराइट पेपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लेदराइट पेपर। देखिए बच्चों क्या होता है, जो इसको जो आपके इंसुलेशन पदार्थ हैं इनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम श्रेणी वाई की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका जो पदार्थ जो इस श्रेणी में जो पदार्थ होते हैं वो क्या होता है 90 डिग्री तक टेम्परेचर सह सकते हैं, 90 डिग्री तक ये टेम्परेचर सह सकते हैं। श्रेणी बी में आते हैं, श्रेणी ए में जो आते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है 105 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रेणी ई में आते हैं, आपको जानना चाहिए बच्चों, श्रेणी ई में आपके क्या होते हैं, ये क्या होते हैं 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सह सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी श्रेणी बी। श्रेणी बी में क्या होता है, श्रेणी बी में 130 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को सह सकते हैं, तब तक ये इंसुलेशन इनका जलेगा नहीं। उसके बाद आता है श्रेणी एफ। श्रेणी एफ में क्या होते हैं, श्रेणी एफ के जो होते हैं वो क्या होते हैं 155 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका श्रेणी एच। श्रेणी एच के जो क्या है, जो आपके विद्युत रोधी पदार्थ हैं वो कितना डिग्री सेल्सियस सह सकते हैं, वो 180 डिग्री सेल्सियस तक सह सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका लास्ट श्रेणी सी। श्रेणी सी के जो हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर को सह सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु हैलाइड MH लैम्प का अधिकांशता उपयोग डैश में होता है, हॉस्पिटल और स्कूल्स में होता है, स्टेडियम और स्पोर्ट फील्ड में होता है, पार्क और गार्डन में होता है, थिएटर में होता है। तो कहाँ यूज़ होता है ज़्यादा इसका, स्टेडियम और स्पोर्ट फील्ड्स में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कंप्लीट फिलामेंट लैम्प, कॉन्टैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कॉमन फिलामेंट लैम्प। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प इज द राइट आंसर।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से डीसी आपूर्ति पर कौन सा लैंप काम कर सकता है? ठीक है, सोडियम वेपर लैंप, चाय दीप, प्रतिदीप्त प्रतिदीप दीप, पारद दीप। ये चाय दीप कौन सा लैंप होता है बच्चों? आज तक नहीं सुना हमने। चलो इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिदीप्त दीप्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकरणों के अर्थिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अर्थिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज से सुरक्षा करता है। जब वैद्युत रोधन फेल हो जाए तो अर्थिंग सुरक्षा करता है। तार में ऊष्मा वृद्धि से अर्थिंग सुरक्षा करता है। अर्थिंग व्यक्तियों को लघुपथ परिपथ के धारा से बचाता है। बिल्कुल सही, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि जो अर्थिंग होती है मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अगर मान लो कोई फॉल्ट होती है तो फॉल्ट होने पे करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है जिसके कारण क्या हो सकता है, हमको झटका लग सकता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग करने के बाद क्या होता है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? लगभग 1 या 2 ओम होता है। उसके कारण क्या होती है, करंट जो होती है ग्राउंड हो जाती है और हमको झटका नहीं लगता है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है। पोल कोर में, एक्साइटिंग कॉइल में, फील्ड कोर में, आर्मेचर कोर में। तो बच्चों आंसर आपका क्या? आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर में ये प्रणाली चुंबकीय क्षेत्र वाली नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक ब्रेकिंग प्रणाली नहीं है? डायनेमिक ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग होती है। प्लगिंग ब्रेकिंग, ये भी होती है। फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग, ये नहीं होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये होती है। एक होती है रियोस्टेट ब्रेकिंग भी होती है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कौन सी राशि तर्जनी उंगली द्वारा निरूपित की जाती है? द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो बच्चों आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन जो है तर्जनी उंगली से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में प्रत्येक इकाई या डिस्क के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, ये डिस्क के लिए पूछ रहा है और सस्पेंशन टाइप के लिए भी पूछ रहा है। 11 kV, 33 kV, 22 kV और 66 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 11 kV। मतलब अगर 11 kV लाइन है तो पर 11 kV पे एक इंसुलेटर प्रयोग होगा, चाहे डिस्क हो चाहे सस्पेंशन हो, डिस्क हो चाहे सस्पेंशन हो। अगर मान ली 33 kV लाइन है तो आपके 3 डिस्क इंसुलेटर यूज़ होंगे या 3 सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ होंगे। ठीक बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, टू रिड्यूस कॉपर लॉसेज, टू रिड्यूस आयरन लॉसेज, टू इन्वर्ट डीसी इनटू एसी। तो बच्चों हम लोग जो कम्यूटेटर यूज़ करते हैं वो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और धारा को स्टोर करके, क्या देखिए इसके 2 काम हैं। ये क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और इसी डीसी को कार्बन ब्रश के माध्यम से, ठीक है, कार्बन ब्रश के माध्यम से क्या करेगा? बाहरी जो सर्किट्स होंगे उनको करंट फ्लो पहुंचाएगा। ठीक है, ये 2 काम होते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर है तो ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होगी? अधिकतम होगी, 1/4 होगी, चौथाई होगी, हाफ होगी, 0 होगी। तो बच्चों क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है बच्चों? ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी तब होती है जब आयरन लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? मैक्सिमम होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जरूर देखा करिए आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, इसी में दिक्कत हो जाती है। अब देखिए इसमें पूछा है, यदि किसी एसी मोटर में 4 पोल के साथ 24 खांचे हैं तो डिग्री में स्लॉट की दूरी क्या होगी?
ठीक है। तो डिग्री में स्लॉट की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, 180 अपॉन 180 इंटू पोलोक संख्या बटे खांचों की संख्या। एक सौ अस्सी हो गया। पोल कितने दिए आपको, 4 दिए हैं। खांचे कितने दिए हैं, 24। 4 छंग 24 क्षेत्रिक, तो कितने आ गए हैं, आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो पहला ऑप्शन दिया आपको 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 70 डिग्री। तो बच्चों आपका 30 डिग्री आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार और डेल्टा कनेक्शन में पावर को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। P इज इक्वल टू 1/3 VL/IL cos फाई, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है P इज इक्वल टू VL/IL cos फाई, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है 3 VL/IL cos फाई, बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन आपको दिया है P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos फाई, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में अगर पावर निकालेंगे तो ये हो जाएगी P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos फाई। अगर हम VP फेस वोल्टेज और फेस करंट के फॉर्म में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी पावर की, ये भी आपको जानना चाहिए, 3 VP/IP cos फाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली द्वारा जनित बोल्टा तरंग रूप का आकार होता है। टेंजेंट वेव, साइन वेव, कॉट वेव, कॉसेक वेव। तो बच्चों जो आपका क्या होता है, जो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, साइनसोइडल होता है, मतलब साइन वेव का होता है। ठीक है, साइन वेव का होता है। ठीक, तो इसकी क्या हो गया आपका साइन वेव, ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी के लिए वैद्युत अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश निम्न में से किसके बराबर होता है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू C/I, Q इज इक्वल टू C/V, Q इक्वल टू NI। देखिए जो अगर हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज देते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसमें वोल्टेज का क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं C, और C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, Q इक्वल टू CV। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन परिणामी पिच को परिभाषित कर रहा है। आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडल के प्रारंभ और अगले पिच के प्रारंभ के सिरे के बीच की दूरी, वह दूरी जिससे एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठभाग पर आगे बढ़ते हैं, गलत है। एक ही कम्यूटेटर खंड से जुड़े हुए कॉइल के 2 किनारों के बीच की दूरी, ये भी गलत है। प्रति ध्रुव आर्मेचर खांचों की संख्या, ठीक है, ये भी गलत है। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पहली कुंडली होती है उसके प्रारंभ से और जो कुंडली दूसरी अगली कुंडली के प्रारंभ से, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं, रिजल्टेंट पिच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि आर्मेचर नियंत्रण में नहीं मानी जा सकती। आर्मेचर लैमिनेटर चेंजिंग मेथड, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, शंटेड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्मेचर लैमिनेटेड चेंजिंग मेथड कोई होता ही नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का ओवरलोड रिले कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल लोड का 25%, मोटर का पूर्ण लोड करंट, फुल लोड करंट का 50%,
फुल लोड करंट का 58%। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन टरबाइन से धारा में जल प्रवाह है? प्रोत्कर्ष कक्ष, अंतर्ग्राही संरचना, विसर्जन और पतनल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विसर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी हो सके। और अगर आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो उसको प्लीज़ मेरे चैनल के लिंक दीजिए, उसको वीडियोस भेजिए, जिससे उसकी भी तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच फेज अंतर होता है। देखिए सिंगल फेज मोटर जो होती है इसमें एक फेज नहीं होता है, ठीक है। इसको मतलब क्या होता है, इसमें दो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इसमें दो वाइंडिंग की जाती है क्योंकि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, उसको उत्पन्न होने के लिए कम से कम दो वाइंडिंग होनी चाहिए, दो फेस होने चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। एक वाइंडिंग जो होती है रेस्टिव होती है, दूसरी क्या होती है, इंडक्टिव होती है, ठीक है। एक को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे को हम लोग रनिंग बोलते हैं। चाहे आप मेन वाइंडिंग करिए, चाहे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहिए, चाहे आप स्टार्टिंग वाइंडिंग कहिए, चाहे आप रनिंग वाइंडिंग कहिए, चाहे आप रेस्टिव वाइंडिंग कहिए, चाहे आप इंडक्टिव वाइंडिंग कहिए, कुछ भी कर सकते हैं, कई नाम है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि उन दोनों वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है। पहला ऑप्शन दिया 120 इलेक्ट्रिकल। तो 120 इलेक्ट्रिकल कब होता है, जब तीन फेस हो, उनके बीच में जो एंगल का अंतर पूछा जाए तो ये भी क्या होता है, उनके बीच में 120 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, उसमें 3 फेस पे काम करती है, तो पर फेस के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 120 इलेक्ट्रिकल होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो दूसरा ऑप्शन दिया 90 डिग्री, दूसरा दिया 180 डिग्री, चौथा दिया 360। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है। जो आपकी दो वाइंडिंग होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है कितना होता है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल रखा जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको यूपीपीसीएल 2021 का पेपर का 51 से लेकर 99 क्वेश्चन तक बताए हैं। यह हमारा वीडियो का पार्ट बी पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हैं 2021 के पेपर के उसको बताऊंगा। इन क्वेश्चन को हो सके तो आप समझिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपकी तैयारी हो सके और औरों की भी तैयारी हो सके। थैंक यू।